हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर एलटी ग्रेड की कंप्लीट तैयारी चल रही है। यहाँ पर हिंदी का फुल मॉडल पेपर भी दिया जाता है और साथ में यहाँ पर टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपके जीके जीएस में है ना, आपका पेपर आपका है। तो यहाँ पर लगातार क्लासें दी जा रही है। सुबह 11 बजे आपको जीके की क्लास होती है और रात को 9:30 बजे यहाँ पर हिंदी का जो फुल टेस्ट होता है, जिसमें से 120 क्वेश्चन आपकी पूरे के पूरे आपके होते हैं। तो आप लोग दोनों क्लासों देखते रहिएगा। साथ में आपकी थ्योरी की क्लासें है ना, वो भी आपको दिए जा रही हैं। पीवाईक्यू क्वेश्चन भी आपको कराए जा रहे हैं। तो प्लेलिस्ट के माध्यम से उन सभी वीडियो को आप लोग देखते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, तो सुपर फास्ट तरीके से यहाँ पर सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। 1 को ऑप्शन देना है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा कि भैया ऐसा कौन सा जानवर है जो बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कंगारू चूहा। क्या हो जाएगा? कंगारू चूहा। दोस्तों याद रखना है, यानी कि इसमें ये अनुकूलता आपकी पाई जाती है विशेष संरचना और कार्यप्रणाली के कारण कि भैया ये बहुत दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कंगारू चूहा। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दचीग्राम जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, ये जो संबंधित है हंगुल या कश्मीरी टैग से आपका जो है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये तो कस्तूरी मृग कह सकते हैं, गोल्डन ओरियल भी आपके होते हैं। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आपका बनेगा वो आंसर आपको डी देना है, हंगुल या कश्मीर स्टैग। जो ऑप्शन आपका डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, ठीक है। हंगुल, लाल हिरण और भी आपके पाए जाते हैं यहाँ पर चीज़ें। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है सर जी, जो आपका दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1921 में हुई थी। कब? 1921 में हुई थी और ये जम्मू कश्मीर में आपकी स्थित है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं। तो दोस्तों याद रखना है कि जैव विविधता संबंधी जो आपके मामले हैं है ना, उनको जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने, किसने? संयुक्त राष्ट्र ने 22 मई को, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया गया। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है। यानी जो आपकी ओजोन आपकी गैस होती है, ये सबसे ज़्यादा जो आपकी सांद्रता मिलती है वो आपकी मिलती किसमें है। तो आप कहेंगे सर ये आपका मिलती है जो आपका दिया है स्ट्रेटोस्फेयर। यानी यहाँ पर देखा जाए जो आपका दिया गया है कौन सा होता है? समताप मंडल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं समताप मंडल बोलते हैं। समताप मंडल में आपकी जो ओजोन है उसकी सर्वाधिक आपकी कह सकते हैं कि सांद्रता आपको देखने को मिलती है। मोसोस्फीयर मतलब आपका मध्य मंडल होता है। एक्सोस्फीयर मानी बहिर्मंडल होता है ना। तो आपका जो आंसर आ गया है वो आंसर आपका सी के साथ राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को, है ना। कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो स्थित वो आपके कहाँ पर है। सभी का वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत वेलकम है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। आपकी बेहतर तैयारी आपको हमने कहा है कि जो हमारी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी के साथ आपकी निभाई जाएगी, ठीक है ना। आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और आपको याद होगा कि जब भी आप पेपर देने जाते हो तो पहले तो आपको लगता है कि जीके आपकी आसान होती है, लेकिन जब आप पेपर देकर निकलते हो ना तो आप कहते हो अगर जीके पहले से पढ़े होते तो जीके का पेपर अच्छा होता। और आप लोगों में से अधिकतर देखा जाए तो जीके में ही दिक्कत आपकी होती है। पहले तो आप लोग इस चीज़ पर फोकस नहीं करते हो। जब आपके पास 2-3-4 महीना होता है तब आप जीके सोचते हो कि लास्ट में पढ़ लेंगे, और जब पेपर देकर निकलते हो ना तो आपसे जो गलतियां होती हैं जीके में होती हैं। तो उस दिन को याद करिए जिस दिन आप पेपर देकर निकलते हैं। तो याद रखना, तैयारी ऐसी करिए जब पेपर जिस दिन दें उस दिन जब बैठो तो आपसे सब क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएँ। तो याद रखना, जीके की तैयारी आपको बहुत पहले से करना पड़ता है ना। तो आप अच्छी तरीके से तैयारी करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो हमने कहा ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो आपके है कहाँ। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका हो जाएगा एम्स्टर्डम हो जाएगा। एम्स्टर्डम जो कि आपके नीदरलैंड में पड़ता है। ये एक गैर सरकारी संस्था है, यानी जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करती है। ये जो आपकी है ग्रीन पीस इंटरनेशनल है, ये पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करती है। ऑप्शन आपका फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन मंत्रालय का नाम कब दिया गया।
यानी शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन मंत्रालय नाम दिया गया और ये नाम दिया गया था आपके 1985 ईस्वी में। कब है? 1985 के समय पूछा जाता है प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी के समय शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल कर मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया गया था। इसके बाद 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी आई थी, नई शिक्षा नीति, पुनः मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो याद रखना है इसका परिवर्तन आपका जो पहले आपका हुआ, यानी आपका जो शिक्षा मंत्रालय एक बार नाम हुआ मानव संसाधन, ये आपके 1985 में, और इसके बाद जब नई शिक्षा नीति आई 2020 में, है ना, 2020 नई शिक्षा नीति आई तो पुनः इसका मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदला गया और शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो दोनों बात आपको याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग तो हमें जानते हो कि भाई शिक्षा मंत्रालय आपका है, ये नया नाम चीज कहाँ से मिला है, तो इसका 2 बार नाम परिवर्तन हुआ है और वापस अपने नाम पर फिर से आ गया है 2020 में। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। आपके सामने एल्युमिनियम कंपनी है और इनकी स्थिति से आपसे पूछा गया है कि सर बाल्को जो आपकी कंपनी है ये आपके कोरबा में है। कोरबा जो सजी आपके कहाँ पर है? आपके छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? तो ये जो आपके है वो आपके छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। वहीं पर हिंडाल्को जो आपकी है रेणुकूट में है। रेणुकूट यानी यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। और रेणुकाट कहाँ पड़ता है? रेणुकूट पड़ता है उत्तर प्रदेश में। एल्युमिनियम आपकी जो दिया है इंडियन एल्युमिनियम कंपनी जो आपकी है वो हीराकुंड में है। हीराकुंड यानी यहाँ पर ए हो जाएगा जो कि उड़ीसा में है। और वहीं पर जो नालको है ये आपके कोरापुट में पड़ती है। कोरापुट जो आपका दिया है वो आपके उड़ीसा में है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सर? 3 हो जाएगा। तो 2 4 1 3 जो ऑप्शन आपका होगा 2 4 1 3, यानी ऑप्शन नंबर आपका सजी क्या हो गया है? यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आपका है? तो भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है 8 नंबर में, तो आपका आंसर हो जाएगा सर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। और याद रखना इसकी स्थापना जो आपकी हुई थी वो आपके 1936 में हुई थी। कब? 1936 में आपकी हुई थी। तब इसका नाम था हेली नेशनल पार्क था, लेकिन बाद में इसका नाम बदला गया, जिम कॉर्बेट नाम से लोकप्रिय आपका हो गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। साथ में अगर आप लोग यहाँ पर एलटी ग्रेड हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक, जहां अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं और शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आप अपने पेपर को निकाल भी सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको जो दिया जा रहा है वो आदिकाल से लेके आपके आधुनिक काल, जो कि पद्य साहित्य और गद्य साहित्य आपके पूरे नोट्स होंगे। यहाँ पर जो आपके प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स होंगे और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो हमने हाईलाइट कर दिया है, ताकि आपने इसके पहले कोचिंग किया है या नहीं किया है ना, तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा। साथ में 3D नोट्स आपके जो प्रमुख कवि और रचनाएं हैं, यहाँ पर देखा जाए जीवन परिचय भी आपके हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन जीवन परिचय में ये पूछ लेता है कि कौन सा कवि का जन्म कहाँ पर हुआ था। बाकी जीवन परिचय के अंदर बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, है ना, जो उनके रचना के बारे में पूछता है, कौन सी रचना को कौन सा पुरस्कार मिला, कौन सी रचना है क्या, कौन सी विधा है, वो सब जीवन परिचय में आते हैं। टेस्ट सीरीज आपके 25 एग्जामों की टेस्ट सीरीज है। एलटी ग्रेड के साथ साथ आप बैंकिंग, रेलवे, है ना, आप साथ में आप यूपी टेट और सीटेट का देखो फॉर्म भी आ गया है। सीटेट में आपका पेपर फर्स्ट हो गया, पेपर सेकंड हो गया, उनके भी टेस्ट सीरीज इसी में आपको मिल जाएगी। क्लास नोट से आपको जो पढ़ाए जाते हैं वो भी आपको मिलेगा, साथ में पीवाई की क्वेश्चन है। ये सब चीज मात्र 99 रुपए में आपकी है। अगर आप टेस्ट सीरीज कहीं लेंगे ना तो आपको टेस्ट सीरीज ही केवल आपको मिलेगी 399 की, लेकिन हमारे यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज आपकी 25 एग्जामों की है वो मात्र 99 इसी में है। तो आप लोग ऐप में जाकर अपनी और अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय पर्यटन के स्वर्णिम चतुर्भुज में सम्मिलित शहर आपके स्वर्णिम चतुर्भुज में सम्मिलित शहर आपके जो हैं इनमें से कौन है? तो 9 की अगर बात कर लेते हैं तो सर जी याद रखना है ये आगरा, दिल्ली और जयपुर, आगरा, दिल्ली और जो आपका जयपुर है ये सम्मिलित आपके हैं, है ना। तो देखा जाए तो ये सर जी एक त्रिभुज के आकार का निर्मित हो जाता है, इस कारण इसको ये नाम दिया गया है, स्वर्ण त्रिभुज कहा गया है। वैसे आपने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भी पढ़ा था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो थी वो सड़क से ही रिलेटेड थी, आपके अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग से रिलेटेड थी, यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बंगाल, ये जो आपका जो चेन्नई है उनको मिलाने वाला जो आपका स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहलाती थी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से जानते हो आपका है क्या?
तो यानी आप कहेंगे सर भारत का पश्चिमी यानी पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग दिया है, तो ये पश्चिम है, और इसका देखा जाए तो ये वाले भाग को आपसे पूछा गया है क्या नाम है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका कोंकण तट होता है। इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर कोंकण तट कहते हैं। जैसे आपका गुजरात हो गया, गोवा हो गया, और आपका महाराष्ट्र तक जो विस्तार है वो आपके कोंकण तट का है। तो ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला जो आपका एरिया है पूर्वी वाले में ये कोरोमंडल होता है, और ये केरल के साइड में जो आपका है वो मालाबार तट होता है, और कर्नाटक में कर्नाटक तट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो आपका है क्या। तो हमने आपको कई अच्छी तरीके से आपको शायद कल ही बताया था, इसके पहले वाले में बताया था कि जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं, ये नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। यानी 11 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ऐसे एरिया में जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है और पेड़ पौधे आपके जग जाते हैं, उगाते हैं, तो उनमें नाइट्रोजन की कमी के कारण ये कीट बच्ची यानी आप कहता है, क्योंकि ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करके उनको पकड़ लेते हैं और उनके अंदर जो आपका नाइट्रोजन होता है उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं नाइट्रेट के रूप में। तो याद रखना कीट बच्ची पौधे वहीं आपको मिलते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है ना, क्योंकि भाई हर एक पौधे को जरूरत होती है नाइट्रोजन की, जो कि नाइट्रेट के रूप में। अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि बायोगैस संयंत्र में निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है। तो बायोगैस में आपने देखा कि सबसे ज़्यादा जो उपयोगी है वो आपकी मीथेन गैस होती है। यानी आपका जो आंसर बनेगा सर वो आपका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा कि भैया जो जीवाश्म ईंधन के स्थान पर ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जो कि मुख्य घटक मीथेन होता है। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। देखो पायरोमीटर क्या होता है, जो उच्च ताप की ऊष्मा को मापता है। तो यहाँ पर देखा जाए उच्च ताप की मापेगा तो आपका ये विकिरण तापमापी होता है। यानी सर जो विकिरण तापमापी होता है, विकिरण तापमापी ये उच्च ताप के मापन को प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो हमने कहा इसको जीवन में रट्टा नहीं मारना है, बस आपको ये समझना है डायनमो जो आपकी होती है उसको हम पहले लाइट देते हैं, फिर इसके बाद इससे ऊर्जा लेते हैं, या पहले इससे कुछ टेक्निकल कार्य करते हैं, फिर आपको उससे आउटपुट मिलता है। तो डायनमो की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 14 नंबर में, तो याद रखना है जैसे ट्रैक्टर होता है तो उसको अलग से कोई लाइट देने की आवश्यकता तो होती नहीं है। वहाँ पर यांत्रिक क्या करते हैं, चाबी को ऑन करते हैं, और जैसे चाबी ऑन करेंगे तो ये यांत्रिक कार्य हो गया और इसके बाद आपको ऊर्जा मिल जाएगी। कुल मिला के देखा जाए तो आपका जो डायनमो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। जैसे मोटर होती है, मोटर पहले पानी देती है कि उसको पहले बिजली देना पड़ता है। तो आप कहेंगे सर बिजली पहले देना पड़ता है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन, जो आपकी विद्युत मोटर होती है। तो जो डिवाइस को जो पहले दिया जाता है और इसके बाद जो आउटपुट होता है उसी क्रम में आपको रख दीजिए, वही इसका आंसर होता है। बात क्लियर हो गई है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि वायु की गति निम्नलिखित में से द्वारा नापी जाती है। तो देखो वायु की जो गति होती है वो मापी जाती है एनमोमीटर से। किससे सर, एनमोमीटर से मापी जाती है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो मिलेगा वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। वहीं पर देखा जाए सर जी जो आपका वायुमंडल का दाब होता है उसको मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। जल का जो घनत्व होता है उसको मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। बात क्लियर हुई। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है। तो यहाँ पर याद रखना है 25 सेंटीमीटर आपकी जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं तो न्यूनतम दूरी आपकी 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। जब भी आप पढ़ाई करिए तो आपसे किताब और आंख के दूरी जो आपकी लगभग 25 सेंटीमीटर होना जरूरी है। इससे आपकी नज़र में किसी प्रकार का परिवर्तन भी नहीं होगा। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपकी 25 सेंटीमीटर होती है। बाकी अगर आपसे पूछे कि आपकी आंख कितनी दूर तक दे सकते हैं, अनंत दूर तक दे सकती है, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही तहाँ तक दे सकते हैं। ठीक है ना भाई। आप कहोगे नीचे जमीन में 1 किलोमीटर, लेकिन अगर आप आसमान में देखोगे तो तारे भी देख लेते हो, तो आपके आंख की जो मैक्सिमम दूरी होती है वो अनंत होती है ना। और अगर न्यूनतम पूछे तो आपको 25 सेंटीमीटर आपको देना है स्पष्ट दृष्टि से अगर आपको देखना है तो। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से के उद्भव की व्याख्या करता है। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करिएगा, है ना। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिग बैंग सिद्धांत दिया गया है, इसके उद्भव की व्याख्या जो करता है वो कौन करता है। तो बिग बैंग थ्योरी जो आपकी है इससे क्या हुआ था, आपके ब्रह्मांड यानी जो ब्रह्मांड के सिद्धांत को बताता है। यानी स्टार्टिंग में जो आपके धूल कण इकट्ठा हुए, प्रेशर हुआ, प्रेशर के बाद जब अचानक से एक विस्फोट होता है ना,
जो अचानक से विस्फोट होता है वो आपका बिग बैंग थ्योरी कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। यानी देखा जाए कि सजी लोकसभा के द्वारा धन विधेयक देखो पारित हो जाएगा, इसके बाद वो विधेयक आपके राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा द्वारा भी अगर पारित मान लिया जाए कब, यदि राज्यसभा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो याद रखना है यहाँ पर 14 दिनों के भीतर, है ना। यानी यहाँ पर देखा जाए तो 14 दिनों के भीतर यदि 14 दिनों तक अगर वो किसी प्रकार की प्रक्रिया या कोई प्रकार का विरोध नहीं करते हैं या करते भी हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं देखा जाए 14 दिनों तक ये मौका होता है, उसके बाद फिर ऑटोमेटिक वो क्या होता है, विधेयक पारित हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर दिया है वो आपका बी नंबर क्या होगा सर, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था। ये जो सरकारिया आयोग है ये भैया किस लिए लाया गया था, तो सरकारिया आयोग को लाया गया था जो केंद्र और राज्य के मध्य जो आपके संबंध हैं, है ना। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपके 1983 में आयोग का गठन किया गया और आयोग ने अपनी रिपोर्ट आपकी 88 में यहाँ पर जारी किया था। तो इसका जो आपका आंसर है जो केंद्र और राज्यों के बीच जो विचार है उनको सुदृढ़ करने के लिए, सुझाव देने के लिए आपका था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है राज्य वित्त आयोग होता है एक, क्या होता है, तो एक संवैधानिक संस्था है। यानी जो राज्य वित्त आयोग है ना, ये आपके संविधान में इसको स्थान दिया गया है। यानी जिस चीज को संविधान में स्टार्टिंग में ही संविधान में स्थान दिया गया था वही आपका क्या होता है, संवैधानिक होता है। जैसे अनुच्छेद नंबर आपके 243 के झा में याद रखना राज्य वित्त आयोग गठन की व्यवस्था की गई थी, है ना, और प्रत्येक 5 वर्ष पर इसका गठन किया जाता है। तो आप कहेंगे सर ये क्या एक संवैधानिक संस्था है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है, तो सर निर्वाचन आयोग जो आपका है वो अनुच्छेद नंबर आपके 324 में ये प्रावधान आपका किया गया है ना। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके 320 से बहुत पूछा जाता है कि अनुच्छेद 320 का संबंध लोक सेवा आयोग के कार्य से है, किससे है, लोक सेवा आयोग के कार्यों से है। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं, तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी जो आपकी प्रावधान है सर वो आपकी किसमें है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आ गया है लगभग काफी लोगों ने दे दिया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है 22 नंबर में वो आपका ए नंबर यहाँ पर क्या होगा सर, राइट हो जाएगा। 73 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, 1992 के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, याद रखना है यहाँ पर लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, क्योंकि आपको याद होगा कि महात्मा गांधी ने जो जोर दिया है वो विकेंद्रीकरण सत्ता पर जोर दिया है, तो इसलिए आप कहेंगे सर विकेंद्रीकरण के लिए ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है, तो भैया याद रखना है पंचायती राज व्यवस्था का जो शिल्पी कहते हैं वो आपके वी.आर. मेहता को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, वी.आर. मेहता आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है इसका आंसर आपका बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो एक पॉइंट और होता है कि पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार जो आपके हैं वो बलवंत राय मेहता को कहते हैं, ठीक है, वास्तुकार जो आपके हैं तो बलवंत राय मेहता, यानी बात वही हो गई वी.आर. मेहता। बात को क्लियर हुई, शिल्पी हो गया या वास्तुकार हो गया तो बलवंत राय मेहता, उन्हीं को शॉर्टकट में कहते हैं बी.आर. मेहता कहते हैं, याद रखना है। क्लियर हुआ। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदे के लिए गठित राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष इनमें से आपके कौन थे, तो यहाँ पर देखा जाए सर जी आपका जवाब हो जाएगा कस्तूरी रंगन, यानी देखा जाए तो फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। आपको याद होगा कि 34 वर्ष पुरानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 की जगह नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिली थी, और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए जो गठित की गई थी समिति उसके अध्यक्ष बनाए गए थे वैज्ञानिक आपके हैं कस्तूरी रंगन, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, है ना। देख सकते हैं कि आपके परीक्षा से रिलेटेड आपके पूरी तरीके से प्रयास करते हैं कि पूरे के पूरे एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल सके, है ना। ज़्यादा ना पढ़े, जितना पढ़े वहीं से आपको काम बन जाए। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, तो मशीनीकृत खान आपसे पूछा गया है, तो सर जी यहाँ पर देखिए ये जो आपका दिया है बेला डीला खान, है ना, कौन है बेला डीला खान, कहाँ है, ये आपके बस्तर जिला में है। कहाँ पर है सर जी, ये आपके बस्तर जिला में है, और ये बस्तर जो
जिला है ना, बस्तर जिला पड़ता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पड़ता है? तो आपके छत्तीसगढ़ में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ये जो आपका है हेमेटाइट मैग्नेटाइट लॉ एस का उत्पादन करता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो अपना लॉ एस का जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है वहाँ से जापान को निर्यात भी करता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया है कि निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो टिन अयस्क जो आपका है ना ये आपके छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर है कि छत्तीसगढ़ राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार आपका है, ठीक है ना। और एकमात्र टिन उत्पादन राज्य भी आपका छत्तीसगढ़ है जो कि आपका कैस्टोराइट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो सर जी 28 नंबर दिया गया है। आप कहेंगे सर भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति जो मिली थी वो 18 जुलाई 1947 को हुई थी, यानी 28 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर आपका ए नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स में इन्होंने पेश किया था और 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया था। तो इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर से अगला पूछा गया है, कह रहा है रेड क्लिफ लाइन जो आपकी सीमा है ये निर्धारित करती है। चलिए, विधेयक को राज्य की स्वीकृति 18 जुलाई 1947। यहाँ पर 29 नंबर दिया गया है कि रेड क्लिफ लाइन जो आपकी है वो किसके साथ जाती है? तो आप कहेंगे सर भारत और पाकिस्तान के बीच ये रेखा आपकी सीमा निर्धारण करती है। वहीं पर 38 नंबर की जो आपकी होती है उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच में जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं नंबर की आपकी जाती है। चीन और भारत के बीच मैकमोहन लाइन जाती है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ट्राइसिम एक कार्यक्रम है। ट्राइसिम जो आपका है कार्यक्रम है यानी ट्रेनिंग इंडिया यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये एक योजना है जिसको हिंदी में कहते हैं एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इसके समर्थन के रूप में आपके 1979 में इसको प्रारंभ किया गया था। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, ग्रामीण विकास से रिलेटेड आपकी जुड़ी है ना। हमने कहा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, आंसर नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो 30 क्वेश्चन आपके होते हैं, लेकिन आज हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और आपको ऐड कर लिया है ना। जैसे आपका दिया है निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा जो संबंधित है वो आपकी किससे संबंधित है? तो भैया याद रखना है निर्धनता का दुष्चक्र ये आपके एडम स्मिथ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका इसका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपके लाने के लिए हमने 2-3 क्वेश्चन और ऐड किया। यानी जो सर्व शिक्षा अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया था, यहाँ पर आपका 3 होगा। साक्षर भारत अभियान ये 2009 में लाया गया था, यानी 4 हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपके 1987 में लाया गया, 1 हो जाएगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में आया, यानी यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। तो भैया यहाँ से क्वेश्चन भैया आपका शिक्षा से रिलेटेड है और शिक्षा से रिलेटेड तो आपकी क्वेश्चन में लाना जरूरी है। तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से 3, 4, 1, 2 जो भी ऑप्शन होगा 3, 4, 1, 2 जो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया गया है कि 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात आपका है? तो उच्चतम लिंगानुपात जो आपका है ना इन चारों में से देखा जाए तो आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक में से देखा जाए तो तमिलनाडु जो आपका दिया है यहाँ का लिंगानुपात 996 आपका है, 996 है। आंध्र प्रदेश का 993 है। उड़ीसा का कितना है 979 और कर्नाटक का है 973। इसका मतलब आपका आंसर पहला ही आपका राइट हो जाएगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर दिया है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो आपका है वो किसको जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो आपका 1 है सबसे बड़ा वाटर हाईवे है ना। आप देखेंगे सर ये जोड़ता है इलाहाबाद से हल्दिया, यानी अब यहाँ पर देखेंगे 34 नंबर का ऑप्शन ही हो जाएगा इलाहाबाद से ले हल्दिया हो जाएगा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा है निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तो अलवार संतों की संख्या हमने आपको हिंदी पढ़ाया था 12 है। इनमें से देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर दिया गया है आपका जो दिया गया है तिरुज्ञान जो आपके हैं अलवार संत नहीं थे, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर आपका 36 है और अंतिम व्यक्ति था जिसका नाम था सुभद्र। क्या नाम था? सुभद्र। याद रखिए इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पर पावा पहुंचे थे और वहाँ पर सूकर का जो मांस है भोजन सामग्री खाने से अतिसार रोग हो गया था और अतिसार रोग हो जाने से बाद ये पावापुरी से कुशीनगर चले गए थे, यहीं पर सुभद्र से मिले थे और सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। याद रखना है। तो इसका जो आंसर आपका आएगा डी नंबर है राइट हो जाएगा, याद रखना है। और अगला है विश्व जैव विविधता दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं?
तो विश्व जैव विविधता दिवस जो दिवस मनाते हैं वो कब मनाते हैं? एक क्वेश्चन इसी वीडियो का है और इसी वीडियो में ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है और ये क्वेश्चन का जवाब आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। देखो हमारी आदत ये रही है कि कम से कम आपको क्लास के जो समय हो कम से कम 40 से 50 मिनट आपको दें, क्वेश्चन की संख्या कम से कम 70-80 क्वेश्चन कराएं। तो जो 30 क्वेश्चन होते हैं ना हमारे लिए बहुत थोड़े होते हैं पढ़ाने में, तो ऐसे ऐसे हम डेली आपके क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे। 30 क्वेश्चन तो आपके प्रैक्टिस में रहेंगे, बाकी और भी क्वेश्चन आपके करंट अफेयर की भी हम ऐड करते जाएंगे अलग से, है ना। 10-10, 20-20 क्वेश्चन करंट अफेयर की भी आपको करेंगे, तो सभी क्लासें आपको अच्छी तरीके से आपको मिलते रहेंगे। तो ये मत समझिए कि 30 क्वेश्चन की जगह आपको इतने हो गए, ये हमारा इसलिए कि कुछ ज़्यादा आपको क्वेश्चन करा दें, है ना, और अच्छी तरीके से आपके हो जाएंगे। अभी करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको ऐड करते जाएंगे अलग से, है ना, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने हमसे करंट अफेयर की क्लास आपने जरूर पढ़ा होगा, पेड एग्जाम के समय, आपने आरओ एग्जाम के समय, और देखा होगा कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिला है। तो हम आपको एक माह में पूरी करंट अफेयर आपको पढ़ाएंगे, 20-20 क्वेश्चन लेके हर एक प्रैक्टिस में ऐड करेंगे। इसके बाद अलग से भी आपको हम करंट अफेयर की क्लास आपको पढ़ाएंगे। तो आज के लिए क्लास यहीं रखते हैं। बाकी हमने कहा भी है कि आप लोग अगर हिंदी की तैयारी कर रहे हैं एलटी ग्रेड में, तो आप लोग यहाँ पर हिंदी साहित्य की जो आपकी पीडीएफ है उसको आप लोग परचेज कर सकते हैं। वहां पर आपको देखा जाए तो कंप्लीट हिंदी साहित्य आपको मिलेगा, पद्य साहित्य और गद्य साहित्य होगा। हाईलाइट नोट्स भी आपके हैं, जो आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आया है क्या नहीं आया, वो भी हमने आप पर उसमें हाईलाइट किया है। साथ में आपको क्लास नोट्स भी है, जीवन परिचय है। टेस्ट सीरीज आप देखिए अभी आपका सीटेट का फॉर्म आ चुका है और सीटेट में पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, यूपी टेट आपका हो गया पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, केवीएस का है आपकी जूनियर इसका भी है, यूपीडब्ल्यूएससी का भी आपका है, लेखपाल का भी है, पुलिस का भी है, आपके देखा जाए बैंकिंग से, आपका रेलवे से, लगभग 25 एग्जामों को हमने टारगेट करके टेस्ट सीरीज को यहाँ पर बनवा दिया है। पीवाई की क्वेश्चन भी आपके 2000 हैं, मात्र 99 रुपये में है ना। तो आप लोग हमारे ऐप देवजीके ट्रिक्स से जुड़कर अपनी तैयारी को और 4 चांद लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक नए सेशन में। धन्यवाद सभी को, जय हिंद।